आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेवेंथ सेशन ऑन रिलेटिव वेलोसिटी। सेवेंथ सेशन जिसमें हम लोग आज क्या करेंगे, रेफरेंस फ्रेम का डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। डेफिनेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। डेफिनेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम ये हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। हाँ, देखिए ये जो रेफरेंस फ्रेम का डेफिनेशन है, जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोस में बता चुके हैं, बहुत वाइटल है। रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट समझने के लिए इट इज़ एक्सट्रीमली वाइटल। जब तक आपका रेफरेंस फ्रेम का डेफिनेशन ठीक से नहीं समझ में आता है, तब तक रिलेटिव वेलोसिटी का बेसिक कंसेप्ट कभी क्लियर नहीं होगा, गारंटीड है। ठीक है, भले आप हिसाब बना लीजिए, दूसरा बात है, बुक्स का हिसाब देख के समझ के बना लीजिए हिसाब, वो डिफरेंट बात है। लेकिन जब तक इसको समझिएगा नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी का बेसिक थ्योरी कभी क्लियर नहीं हो सकता है। तो रेफरेंस फ्रेम का डेफिनेशन समझना क्रूशियल है, ताकि रिलेटिव वेलोसिटी के बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आए। ठीक है ना। अच्छा देखिए, तो ये बहुत वाइटल होगा, मैंने ये रिलेटिव वेलोसिटी का समझिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा। बाकी कमिंग वीडियोस का एक बेस होगा एकदम, जो समझना हर जरूरी से, हर तरह से इसको समझना आवश्यक है, जरूरी है। ठीक है ना। जो सबसे पहले देखिए, हम लोग जैसे हम लोग रिजिड बॉडी को आपको हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। रिजिड बॉडी को हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। रिजिड बॉडी इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स in which separation between any two points of the system is constant. That is called a rigid body. Rigid body is a collection of points in which separation between any two points is constant. इसी को रिजिड बॉडी बोलते हैं। ये तो पहले भी डिफाइन किया जा चुका है, आप लोग जानते भी होइएगा। अच्छा, मान लीजिए ये मेरा कोई रिजिड बॉडी है, दिस इज सम रिजिड बॉडी, से एम। ये तो मटेरियल रिजिड बॉडी है, ठीक है ना। अच्छा, इस रिजिड बॉडी का जो भी मैटर है, इसके बाउंडिंग सरफेस के अंदर, ये जो यहाँ बना हुआ है ऐसे करके, ये रिजिड बॉडी का बाउंडिंग सरफेस है। रिजिड बॉडी के मैटर का जो भी एग्जिस्टेंस है इसी बाउंडिंग सरफेस के अंदर में। अच्छा, अंदर में जितना भी पॉइंट्स है, ये सब इसका मटेरियल पॉइंट्स है। दे आर ऑल इट्स मटेरियल पॉइंट्स। जो क्रॉस बनाए हैं, सब इतना सारा क्रॉस, ये सब बाउंडिंग सरफेस के अंदर का क्रॉस है। दे आर द सेट ऑफ मटेरियल पॉइंट्स। वो पॉइंट्स जहाँ बॉडी का मैटर का एग्जिस्टेंस है। सेट ऑफ मटेरियल पॉइंट्स। मटेरियल पॉइंट समझ गए ना, बॉडी का वो पॉइंट जहाँ जहाँ रिजिड बॉडी का मैटर एग्जिस्ट करता है, या सेट ऑफ रियल लोकेशंस भी बोलेंगे, या सेट ऑफ रियल लोकेशंस। तो ये इसका बाउंडिंग सरफेस है। बाउंडिंग सरफेस को हम लोग BS लिखेंगे, BS। और ये जो क्रॉस बना हुआ है, ये इसका सेट ऑफ मटेरियल पॉइंट्स है और सेट ऑफ रियल लोकेशंस है। सेट ऑफ मटेरियल पॉइंट्स और सेट ऑफ रियल लोकेशंस से ये क्रॉस बना हुआ है। ठीक है, इसमें कोई भी दो मटेरियल पॉइंट या रियल लोकेशन के बीच का डिस्टेंस फिक्स्ड होगा, रिजिड बॉडी। ठीक है, फाइन।
जी जान लीजिए कि रेफरेंस फ्रेम हमेशा एक रिजिड बॉडी से कंस्ट्रक्ट होता है, समझे। हम लोग जो बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम इज ऑलवेज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ रिजिड बॉडी। रेफरेंस फ्रेम हमेशा रिजिड बॉडी से कंस्ट्रक्ट होता है। रेफरेंस फ्रेम इज ऑलवेज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ रिजिड बॉडी। रेफरेंस फ्रेम हमेशा एक रिजिड बॉडी से बनता है। ये इसी को बोलते हैं वी कैन अटैच अ रेफरेंस फ्रेम टू अ रिजिड बॉडी। वी कैन अटैच a reference frame to a rigid body. We can attach a reference frame to a rigid body. माने रेफरेंस फ्रेम हमेशा रिजिड बॉडी से बनता है, या उसी को दूसरे वे में बोलेंगे वी कैन अटैच अ रेफरेंस फ्रेम टू अ रिजिड बॉडी। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास M मेरा कोई रिजिड बॉडी है, हाँ, M is some rigid body, हाँ। अब M को यूज करके हम रेफरेंस फ्रेम बनाएंगे। तो देखिए रेफरेंस फ्रेम को हम दो वे में डिफाइन कर सकते हैं। रिजिड बॉडी के रेफरेंस फ्रेम को हम लोग दो डिफरेंट वेज में डिफाइन कर सकते हैं। रेफरेंस फ्रेम ऑफ रिजिड बॉडी M can be defined in two ways. ये रिजिड बॉडी हम बोल रहे हो तब हम बॉडी को नाम दे दिए हैं। दो डेफिनेशन हो सकता है। पहला डेफिनेशन क्या है? फर्स्ट डेफिनेशन कि रेफरेंस फ्रेम इज अ रिजिड बॉडी ऑफ इनफाइनाइट साइज या whose boundaries hypothetically extend up till infinity। ये फर्स्ट डेफिनेशन हो गया। रेफरेंस फ्रेम ऑफ अ रिजिड बॉडी, या रेफरेंस फ्रेम को ऐसा बोलेंगे, रेफरेंस फ्रेम जो है, रेफरेंस फ्रेम इज अ रिजिड बॉडी ऑफ infinite size। Reference frame is a rigid body of infinite size, that is, whose boundaries extend up till infinity. Whose boundaries extend till infinity। और दूसरा डेफिनेशन क्या है? सेकेंड डेफिनेशन है कि रेफरेंस फ्रेम इज अ सेट ऑफ locations in 3 dimension with constant separation। The second definition, reference frame is an infinite set of locations। Reference frame is an infinite set of locations in 3 dimensions with constant separation। ये रेफरेंस फ्रेम का दो डेफिनेशन होता है, समझ गए। तो पहला रेफरेंस फ्रेम ऑफ रिजिड बॉडी M is a rigid body of infinite size, that is a body whose boundaries hypothetically extend up till infinity। और सेकेंड है रेफरेंस फ्रेम is an infinite set of locations in 3 dimensions with constant separation। ये रेफरेंस फ्रेम का दो डेफिनेशन हुआ है। अच्छा, whose boundaries extend यहाँ जो बोले हैं, तो यहाँ पर हाइपोथेटिकली लिखेंगे। हाइपोथेटिकली मतलब कि रियलिटी में नहीं है, माने मेंटली हम मानेंगे ऐसा फैला हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसको जो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जरा समझेंगे।
अच्छा, इसको जरा हम लोग समझेंगे। हाँ, देखिए, मान लीजिए जैसा अभी हम लोग बोले कि रेफरेंस फ्रेम हमेशा रिजिड बॉडी से कंस्ट्रक्ट होता है। देखिए समझिए जरा इसको। हाँ, ये मेरा आपको रिजिड बॉडी एम है, वो रिजिड बॉडी एम है ये, ठीक है। ये इसका बाउंडिंग सरफेस है। रिजिड बॉडी का जो भी मैटर है इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। इसके अंदर जो भी पॉइंट्स है रिजिड बॉडी का सेट ऑफ रियल लोकेशंस है या मटेरियल पॉइंट्स है। इसमें कोई भी दो रियल लोकेशन के बीच का डिस्टेंस फिक्स्ड है, एक रिजिड बॉडी है। अच्छा, इस रिजिड बॉडी को यूज करके हमको एक रेफरेंस फ्रेम बनाना है। तो रेफरेंस फ्रेम बनाने के लिए समझिए ऐसा है, इस बॉडी का हमको रेफरेंस फ्रेम कंस्ट्रक्ट करना है। वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ रेफरेंस फ्रेम टू ऑफ दिस रिजिड बॉडी एम। इस रिजिड बॉडी एम का रेफरेंस फ्रेम हमको बनाना है वो, ठीक है। हम इमेजिन कीजिए ना, क्या करेंगे ना, ये जो बॉडी एम है ना, इसके बाहर हम क्या करेंगे, मानेंगे कि मैटर का हम परत लेयर डाल डाल के ऐसे अटैच करते गए, वेल्डिंग करते गए। वेल्डिंग समझते हैं ना, दुकान में देखते हैं वेल्डिंग होता है, दो रॉड को वेल्डिंग करता है तो जोड़ देता है। तो समझिए यहाँ बॉडी के ये जो रिजिड बॉडी एम है, इस पर हम मैटर का माने उस पर हम मैटर डाल डाल के उसका परत पर परत इसको चढ़ाते जा रहे हैं। परत मतलब लेयर। जैसे ये मेरा लेयर 1 है, ये मेरा लेयर 2 है, माने ये जैसे रिजिड बॉडी एम है, हाँ, उस पर एक लेयर हम क्या किए कि लेयर अटैच कर दिए, फिक्स कर दिए, ऐसे वेल्डिंग कर दिए। किससे? एम से। तो बॉडी एम अब यहाँ पहले यहाँ था, अब इसके ऊपर एक लेयर हम परत चढ़ा दिए, लेयर 1। लेयर 1 जो परत चढ़ा है उसको हम इसके वेल्डिंग कर दिए, मान लीजिए एम से, तो लेयर 1 आ गया। अभी लेयर 1 पर एक और लेयर अटैच कर दिए, हम एक और लेयर फिक्स कर दिए, उसको भी हम लेयर 1 से क्या किए, वेल्डिंग कर दिए। इस तरह से क्या किए, हम लेयर पर लेयर चढ़ाते गए, परत पर परत चढ़ाते गए, इसको फैलाते गए फैलाते गए फैलाते गए, और कब तक फैला दिए, जब तक इन्फिनिटी तक चले गए। इस तरह से लेयर पर लेयर पर लेयर लेयर पर लेयर चढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, हमको एक इन्फिनाइट साइज का बॉडी बन जाएगा जो पूरे इन्फिनाइट 3D स्पेस में प्रेजेंट होगा। तो वो मेरा रेफरेंस फ्रेम कहलाएगा इसका। इसी को एम का रेफरेंस फ्रेम बोलेंगे। समझ गए? दैट इज कॉल्ड द रेफरेंस फ्रेम ऑफ रिजिड बॉडी एम। वह रिजिड बॉडी एम का रेफरेंस फ्रेम कहलाएगा। समझ गए? अच्छा, इसमें एक बात याद रखिएगा, जो जैसे रिजिड बॉडी एम है, इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा है, लेयर चढ़ा है तो इसको हम रिजिड बॉडी से वेल्ड कर दिए, वेल्डिंग जोड़ दिए, उसको रिजिडली जोड़ दिए। समझ गए? फिर एक और लेयर चढ़ा है तो उसको लेयर 1 से हम रिजिडली कनेक्ट किए, मतलब कि रिजिडली कनेक्ट किया मतलब उन्हें फ्लेक्सिबल नहीं, मैंने वेल्डिंग कर दी। वेल्डिंग जैसे होता है ना दुकान में, उस तरह से इसको वेल्डिंग कर दी बस। फिर लेयर 2 के ऊपर एक और लेयर चढ़ा है, उसको वेल्डिंग कर दिए, समझे? वेल्डिंग मतलब रिजिडली जोड़ दिए उसको, रिजिडली, ठीक है। इस तरह से फैलाते गए फैलाते गए फैलाते गए और पूरे इन्फिनाइट 3D स्पेस में फैल गया वो मेरा। उसी को हम रेफरेंस फ्रेम ऑफ रिजिड बॉडी एम बोलेंगे, ठीक है। फाइन। अच्छा, एक बात और देखिए, जैसा कि हम बोले थे ये मेरा गिवन रिजिड बॉडी है, ये जो यहाँ क्रॉस बना हुआ है, सब क्रॉसेस, ये सब यहाँ क्रॉस बना हुआ है, ये इसका सेट ऑफ रियल लोकेशंस है या सेट ऑफ मटेरियल पॉइंट्स है। जैसा कि हम पहले बोले थे, ये जो क्रॉस बना हुआ है, दे आर अ सेट ऑफ रियल लोकेशंस और सेट ऑफ मटेरियल पॉइंट्स। अच्छा, इस बॉडी के बाहर जो लेयर हम चढ़ाए, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5 अप टू इन्फिनिटी, इसके बाहर जितना भी लोकेशंस होगा, ये सब लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4 का जितना भी लोकेशंस है, इसको बोलेंगे सेट ऑफ इमेजिनरी लोकेशंस बोलेंगे, सेट ऑफ इमेजिनरी लोकेशंस। इसको सेट ऑफ इमेजिनरी लोकेशंस का नाम देंगे। इमेजिनरी वर्ड इसलिए है कि रियलिटी में कोई थोड़े कुछ है, हम लोग मेंटली इमेजिन कर रहे हैं, इसलिए सेट ऑफ इमेजिनरी लोकेशंस। समझ गए? अच्छा, एक बात जान लीजिए, रिजिड बॉडी में कोई भी दो रियल लोकेशन के बीच का डिस्टेंस फिक्स्ड है। उसी तरह से जो बॉडी एम के बारे में लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4 चढ़ाते गए, परत व परत, परत मतलब लेयर, हिंदी में जो परत बोल रहे हैं, परत मतलब लेयर, परत मतलब लेयर हो गया। परत मीनिंग क्या? लेयर। तो देखिए, लेयर 1 चढ़ा दिए,
उसको लेयर 2 चढ़ा दिए, लेयर 3 चढ़ा दिए, सबको वेल्डिंग करते गए। तो रिजिड बॉडी एम के बाहर जितना भी लेयर्स है, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5, लेयर 6, लेयर 7, उसमें जितना भी पॉइंट्स है सब उसका इमेजिनरी लोकेशंस कहलाएगा। अच्छा देखिए, जो रेफरेंस फ्रेम बनाए एम का, इसमें कोई भी दो इमेजिनरी लोकेशन के बीच का डिस्टेंस फिक्स्ड होगा। जैसे यहाँ एक इमेजिनरी लोकेशन लिए, ये लेयर 2 में है, और यहाँ एक इमेजिनरी लोकेशन लिए, लेयर 3 में है, इसके बीच का डिस्टेंस फिक्स्ड रहेगा। उसी तरह से लेयर 1 में हम कोई लोकेशन लिए और लेयर 3 का कोई लोकेशन लिए, इसके बीच का डिस्टेंस भी फिक्स्ड होगा। समझ गए? उसी तरह से कोई भी इमेजिनरी लोकेशन ले लिए लेयर का, और उसका एम के कोई रियल लोकेशन से डिस्टेंस जोड़े, डिस्टेंस देखे, वो डिस्टेंस भी फिक्स्ड होगा। समझ गए? माने कोई भी दो रियल लोकेशन के बीच का डिस्टेंस फिक्स्ड है, कोई भी दो इमेजिनरी लोकेशन के बीच का डिस्टेंस फिक्स्ड है, और कोई भी रियल और इमेजिनरी लोकेशन के बीच का डिस्टेंस वो भी फिक्स्ड है। इसी को बोलेंगे कि जितना भी लोकेशंस है रियल प्लस इमेजिनरी, दे आर ऑल रिजिडली कनेक्टेड टू ईच अदर, ऐसा बोलेंगे। समझ गए? क्लियर? सो डिस्टेंस बिटवीन any two real locations is constant, पहला पॉइंट। दूसरा, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू इमेजिनरी लोकेशंस इज आल्सो कांस्टेंट। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू imaginary locations is constant, or distance between any two real and imaginary location is also constant. उन्हें कोई भी दो रियल लोकेशन लिए एम का, उसके बीच का डिस्टेंस फिक्स्ड है, उसके बाहर जो इतना लेयर्स हम परत पर परत डाल के वेल्डिंग करते गए, उससे रिजिडली अटैच करते गए, उसमें कोई भी दो लोकेशन ले इमेजिनरी लोकेशन, उसके बीच का डिस्टेंस फिक्स्ड है। कोई भी एक इमेजिनरी लोकेशन ले, कोई भी एक रियल लोकेशन ले, उसके बीच का भी डिस्टेंस फिक्स्ड है। ये जो मेरा इन्फिनाइट सेट ऑफ लोकेशंस बन गया, रियल लोकेशंस प्लस इमेजिनरी लोकेशंस इन 3 डायमेंशन, वही एम का रेफरेंस फ्रेम कहलाएगा। समझ गए? तो रेफरेंस फ्रेम को दोनों वे में हम डिफाइन कर दिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया? ठीक है ना? तो रेफरेंस फ्रेम क्या होता है हम समझा दिए। तो रेफरेंस फ्रेम रिजिड बॉडी से कंस्ट्रक्ट होता है, और उसका एक डेफिनेशन है, रेफरेंस फ्रेम इज अ रिजिड बॉडी हुज बाउंड्रीज हाइपोथेटिकली एक्सटेंड अप टिल इंफिनिटी। या दूसरा डेफिनेशन, इनफाइनाइट सेट ऑफ लोकेशंस इन 3 डायमेंशन विद कांस्टेंट सेपरेशन। अच्छा, इनफाइनाइट सेट ऑफ लोकेशंस जो बोले, उसमें रियल लोकेशन है प्लस इमेजिनरी लोकेशन है। कोई भी दो रियल लोकेशन के बीच का डिस्टेंस फिक्स्ड है, कोई भी दो इमेजिनरी लोकेशन के बीच का डिस्टेंस भी फिक्स्ड है, कोई भी रियल और इमेजिनरी लोकेशन के बीच का डिस्टेंस भी फिक्स्ड है। ये जो इनफिनाइट सेट ऑफ लोकेशंस है रियल प्लस इमेजिनरी, वही इस एम का रेफरेंस फ्रेम है। अच्छा, ये जो यहाँ बोले कोई भी दो रियल लोकेशन के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट है, कोई भी इमेजिनरी लोकेशन के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट है, और कोई भी रियल और इमेजिनरी लोकेशन के बीच का डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, इसको बोलेंगे ऑल द लोकेशंस ऑफ reference frame M are rigidly attached to each other. They are all rigidly connected. All the set of locations of M are locations of frame are frame मतलब reference frame, कौन सा frame जो M को अटैच किए हैं, are rigidly connected. All the set of locations of frame M, frame M जब बोल रहे हैं तो मीन कर रहे हैं जो रेफरेंस फ्रेम जो अटैच किए हैं M को, they are rigidly connected. ठीक है? अच्छा, ये जो M के बाहर हम जो लेयर पर लेयर पर लेयर चढ़ाते गए, इसी को बोलते हैं कि हम रिजिड बॉडी को एक रेफरेंस फ्रेम अटैच कर दिए। समझ गया ना? फाइन। इतना जो बताया आप लोगों को शायद समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा ओरिजिनल रिजिड बॉडी था, ये इसका बाउंडिंग सरफेस था, इसके अंदर सेट ऑफ रियल लोकेशंस, ये इसका मटेरियल पॉइंट्स था।
इस रिजिड बॉडी का फ्रेम हमको बनाना था। रिजिड बॉडी के एंड के बाहर एक लेयर चढ़ा दिए, लेयर 1 बोले, मेंटली, इमेजिनरी में, रियलिटी में नहीं। ये लेयर 1 में, लेयर 1 का जितना भी लेयर 1 जो है एम से एम इसको वेल्डिंग किए हैं, रिजिडली अटैच किए हैं। वेल्डिंग समझ गए ना, जैसे एक रॉड दूसरे रॉड से वेल्डिंग करते हैं तो जोड़ देते हैं, दोनों को रिजिडली कनेक्ट हो गया। तो ये लेयर 1 को हम बॉडी एम से वेल्डिंग कर दी, इट हैज बीन वेल्डेड, वेल्ड कर दिए, तो इसमें ये लेयर 1 हो गया। इमेजिनरी बार बार बोल रहे हैं। लेयर 1 के बाद लेयर 2 को भी हम क्या किए, लेयर 1 को वेल्डिंग कर दिए। ये परत तो परत चढ़ाते गए, परत मतलब लेयर लिखा हुआ है, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, दूसरा लेयर में तीसरा लेयर, तीसरा लेयर में चौथा लेयर, चौथा के बाद पांचवा, एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। लेयर पर लेयर हम चढ़ाते गए, सब लेयर को एक दूसरे से रिजिडली वेल्डिंग करते गए। इस तरह से हमको इन्फिनाइट सेट, इन्फिनाइट 3D स्पेस में फैल गया पूरा मेंटल वे में। तो वही उसका रेफरेंस फ्रेम है, ठीक है। और इसमें जो लेयर्स, कोई भी दो लेयर के बीच का दो लोकेशन को, लेयर, कोई भी लेयर का जो लोकेशन होगा उसको इमेजिनरी लोकेशन बोलेंगे। कोई भी एम के अंदर मटेरियल पॉइंट है उसका रियल लोकेशन बोलेंगे। एम का रेफरेंस फ्रेम में कोई भी दो रियल लोकेशन के बीच का डिस्टेंस फिक्स्ड है, एम का लोकेशन। कोई भी दो इमेजिनरी लोकेशन के बीच का डिस्टेंस भी फिक्स्ड है, कोई भी इमेजिनरी और रियल लोकेशन के बीच का डिस्टेंस भी फिक्स्ड है। उसी को बोलेंगे ऑल द सेट ऑफ लोकेशंस ऑफ फ्रेम एम आर रिजिडली कनेक्टेड, ऐसा बोलेंगे, ठीक है, फाइन। अच्छा, एक बात और समझिए। अच्छा, ये आप लोगों को समझ में आ गया कि जो रेफरेंस फ्रेम बन गया वो पूरे इन्फिनिट 3D स्पेस में फैल गया है। यानी कि हम बोलेंगे रेफरेंस फ्रेम का जो बाउंडिंग सरफेस है वो इन्फिनिटी तक जाता है, समझ गए। तो रेफरेंस फ्रेम को ऐसे ही बोल सकते हैं, रिजिड बॉडी हुज बाउंड्रीज हाइपोथेटिकली एक्सटेंड अप टिल इन्फिनिटी, ठीक है, फाइन। अच्छा, एक बात और देखिए, एक बात और समझिए जरा। जैसे देखिए हम कह रहे हैं कि हम बोल रहे हैं, जैसे देखिए हम कहना चाह रहे हैं, जैसे देखिए रिजिड बॉडी, ओरिजिनल रिजिड बॉडी एम था, उसको लेयर 1 हम क्या किए, फर्स्ट लेयर अटैच किए, उसको वेल्डिंग कर दिए एम से। फिर लेयर 1 पर लेयर 2 अटैच किए, वेल्डिंग किए लेयर 1 से। फिर लेयर 2 पर लेयर 3 को वेल्डिंग किए, एंड सो ऑन। अब देखिए नेचर में खाली एक ही बॉडी एम तो नहीं है, नेचर में देयर आर इन्फिनिटली मेनी रिजिड बॉडीज। ऐसा तो नहीं है कि नेचर में खाली एक एम है, देयर आर इन्फिनिटली मेनी मटेरियल बॉडीज, डिफॉर्मेबल, रिजिड, ऑल सॉर्ट्स ऑफ बॉडीज आर देयर, है ना। तो जैसे मान लीजिए हम जब लेयर पर लेयर चढ़ा के फैलाते जा रहे थे इसको, मान लीजिए मेरा कोई दूसरा मटेरियल बॉडी है, सम अदर मटेरियल बॉडी, सम अदर मटेरियल बॉडी है, से एम डैश। अब देखिए हम क्या किए, जैसे यहाँ देखिए ये मेरा लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 था, हम एक लेयर 4 चढ़ा दिए, किस पर, इस पर, ये लेयर 4 चढ़ा है, देखिए 4th लेयर चढ़ा है। अच्छा, अब जब हम 4th लेयर को हम 3rd लेयर से वेल्डिंग कर दिए, ऐसा बोलता है। अच्छा, अब देखिए लेयर 4 पर जब हम लेयर 5 चढ़ाएंगे, ऐसे करके वेल्डिंग करेंगे, तो बीच में एम आ जाएगा, एम डैश, रास्ता में एम डैश आएगा। तो सवाल उठता है, यहाँ दो पॉसिबिलिटी बनता है। देखिए ये जो मेरा लेयर 4 है, ये लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4 है, और ये मेरा लेयर 5 है। देखिए लेयर 4 पर जब लेयर 5 जब चढ़ाए तो रास्ता में एम डैश आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ तक तो चढ़ जाएगा आराम से, है ना। मान लीजिए यहाँ तक चढ़ाए, नहीं, यहाँ पर तो एम डैश आ गया। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटी बनता है, ये जो हम लेयर 5वां लेयर चढ़ा रहे हैं चौथा लेयर पर, वो या तो ऐसे करके होगा, इसको बाईपास कर दें, माने लेयर 5 में इसको इंक्लूड नहीं करें, या दूसरा पॉसिबिलिटी है कि जो लेयर 5 चढ़ा रहे हैं उसमें एम डैश को भी कुछ पार्ट को इंक्लूड करें लेयर 5 में। तो सवाल है इन दोनों में से कौन सा हम लेंगे। हम सेकेंड वाला केस लेंगे, माने हम जो लेयर 5 चढ़ाएंगे, लेयर 4 पर जो लेयर 5 का वेल्डिंग करेंगे, तो लेयर 5 हम मानेंगे मेरा जो लेयर 5 है वो एम डैश में भी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ लेयर 5 हम चढ़ा दिए, तो लेयर 5 एम डैश के अंदर भी है। अच्छा, फिर हम 6th लेयर चढ़ाए, फिर 6th लेयर यहाँ चढ़ाते गए 6th लेयर। फिर जब 6th लेयर चढ़ाने लगे तो फिर एम डैश में रास्ता यहाँ पर आ गया, रास्ता में रुकावट बन रहा है। अगेन यहाँ दो पॉसिबिलिटी है, या तो इसको बाईपास करें,
या तो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करें और इतना पार्ट ऑफ एम डैश को इंक्लूड नहीं करें लेयर 6 में, या दूसरा पॉसिबिलिटी इतना पार्ट को भी लेयर 6 को बॉडी के अंदर भी फैला दिया, एम डैश के अंदर भी, तो हम लोग सेकेंड केस लेंगे। मतलब कि हम कहने का मतलब है कि जब हम रेफरेंस फ्रेम बनाएंगे एम का, लेयर पर लेयर चढ़ाते जाएंगे और कोई दूसरा मटेरियल बॉडी मेरे रास्ता में आएगा तो हम मानेंगे वो जो लेयर मेरा चढ़ा रहे हैं एम के लेयर्स को, अलग अलग लेयर पर लेयर जो चढ़ा रहे हैं वो लेयर दूसरे बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है। इसी को बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम हैज नो गैप्स, ऐसा बोलेंगे। रेफरेंस फ्रेम हैज नो गैप्स, ऐसा कहा जाएगा। रेफरेंस फ्रेम हैज नो गैप्स, रेफरेंस फ्रेम में कोई गैप्स नहीं है। मीनिंग एम का जो रेफरेंस फ्रेम है, रिजिड बॉडी एम का जो रेफरेंस फ्रेम है, दैट इज अज्यूम टू बी प्रेजेंट इन अदर मटेरियल बॉडीज ऑल्सो। समझे? किसी को बोलेंगे रेफरेंस फ्रेम ऑफ अ रिजिड बॉडी एम, रेफरेंस फ्रेम ऑफ अ rigid body M is assumed to be present inside other bodies also। इसी को बोलते हैं रिजिड रेफरेंस फ्रेम हैज नो गैप्स। माने एम रिजिड बॉडी एम का जो रेफरेंस फ्रेम है वो माना जाता है कि दूसरे मटेरियल बॉडीज के अंदर भी प्रेजेंट है। समझे? यानी कोई गैप्स नहीं है, नो गैप्स। ऐसा नहीं है कि जब हम लेयर चढ़ा रहे हैं तो इतना पोर्शन ऑफ बॉडी को लेयर के बाहर रखेंगे, लेयर इसमें इसको इंक्लूड नहीं करेगा, ऐसा नहीं। लेयर इसको भी इंक्लूड करेगा, ये भी इसके लेयर के अंदर रहेगा। दूसरे बॉडी जो दूसरा मटेरियल बॉडी है एम के अलावे वो भी वेरियस लेयर्स के अंदर में रहेगा। इट विल बी इनसाइड अदर लेयर्स, लेयर के अंदर रहेगा, मैंने वो एक्सक्लूड नहीं होगा लेयर से। मैंने ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेरा एम डैश है तो लेयर 5 में रहा तो लेयर 5 ऐसे रहेगा और लेयर 6 मेरा ऐसे करके यहाँ एब्सेंट रहेगा, फिर यहाँ से कंटिन्यू करेगा लेयर 6 और फिर लेयर 7 में ये रहेगा, फिर यहाँ से कंटिन्यू करेगा लेयर 7 और यहाँ इंक्लूड नहीं होगा लेयर 7 में, ऐसा नहीं। मैंने वो एम डैश का कोई ना कोई किसी न किसी लेयर में आएगा ही आएगा, मैंने वो दूसरे बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है, ऐसा हम बोलेंगे। समझ गए? इसी को बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम हैज नो गैप्स। ठीक है? इसको बोलेंगे कि रेफरेंस फ्रेम ऑफ अ रिजिड बॉडी एम इज एज्यूम्ड टू परवेड द एंटायर 3D स्पेस एंड इज एज्यूम्ड टू बी प्रेजेंट इन अदर बॉडीज एज वेल। ठीक है जी? ये जो थोड़ा सोचना थोड़ा अजीब लगता है कि एक फ्रेम, बॉडी का फ्रेम दूसरे बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है। इसका कॉमन एग्जांपल, आकाश में बादल देखते हैं ना, क्लाउड। एक क्लाउड दूसरे क्लाउड में समा जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है। वन क्लाउड पेनिट्रेट्स अनदर क्लाउड। समझे? तो वैसे रेफरेंस फ्रेम दूसरे बॉडी में भी प्रेजेंट है। समझ गया ना? तो रेफरेंस फ्रेम ऑफ रिजिड बॉडी एम इज एज्यूम्ड टू बी प्रेजेंट इन अदर मटेरियल बॉडीज ऑल्सो। और दूसरे मटेरियल बॉडीज को एक्सक्लूड नहीं करता है वो। दूसरा मटेरियल बॉडी भी उस एम के फ्रेम के दायरे में आएगा, एम के फ्रेम के अंदर ही है वो। मैंने जो लेयर्स हम चढ़ाएंगे लेयर तो वो एम का, एम डैश का कोई ना कोई पोर्शन किसी न किसी लेयर में आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि एम डैश जो है कोई भी लेयर में नहीं आएगा। एम का जो रेफरेंस फ्रेम बना रहे हैं तो एम डैश एम के किसी भी लेयर में नहीं आया, ऐसा नहीं होगा। किसी न किसी लेयर में आना ही आना है इसको। इसी को बोलेंगे रेफरेंस फ्रेम हैज़ नो गैप्स। ठीक है? यहाँ तक समझा दिए आपको? तो रेफरेंस फ्रेम को दोनों वे में हम समझा दिए, है ना? सेट ऑफ रियल लोकेशन, सेट ऑफ इमेजिनरी लोकेशंस, है ना? कोई भी दो लोकेशन के बीच का डिस्टेंस फिक्स्ड रहेगा, कोई भी दो रियल लोकेशन के बीच का डिस्टेंस फिक्स्ड है, कोई भी दो इमेजिनरी लोकेशन के बीच का डिस्टेंस फिक्स्ड है, कोई भी रियल और इमेजिनरी लोकेशन के बीच का डिस्टेंस भी फिक्स्ड है। ये भी हम समझा दिए। अच्छा, एक बात और देखिए, क्या कोई रेफरेंस फ्रेम पॉसिबल है? इन्फिनिटली मैनी, है ना?
We can consider any number of rigid bodies and we can construct infinite number of reference frames. We can have infinite number of reference frames, है ना, from infinite number of rigid bodies. Infinite number of rigid bodies. अच्छा एक बात देखिए, जैसे मान लीजिए m कोई रिजिड बॉडी है, सम रिजिड बॉडी, इसका हम फ्रेम बनाए जैसा कि समझाते गए, इनफाइनाइट सेट ऑफ लोकेशंस बन गया। तो m का फ्रेम का जितना लोकेशन से आपस में रिजिडली कनेक्टेड है, रिजिडली कनेक्टेड क्या समझा दिए हैं, m का जितना भी कोई भी दो लोकेशन होगा, रियल रियल, इमेजिनरी इमेजिनरी, रियल इमेजिनरी, उसके बीच का डिस्टेंस फिक्स्ड है। तो अगर मान लीजिए दूसरा फ्रेम लेते हैं, हम दूसरा रिजिड बॉडी m1 लेते हैं, अब इसका भी फ्रेम बनाते हैं। m1 का रिजिड बॉडी का जो फ्रेम होगा उसका भी जितना लोकेशंस होगा आपस में रिजिडली कनेक्टेड होगा, लेकिन अलग अलग रिजिड बॉडीज का रेफरेंस फ्रेम आपस में रिजिडली कनेक्टेड हो ऐसा जरूरी नहीं है। समझ गए बेसिक पॉइंट क्या बोले? हाँ, m1 is some of the rigid body, m1 is some of the rigid body, m1 का हम फ्रेम बनाए, लेयर पर लेयर डालते गए, m1 पर हम लेयर टू लेयर डालते गए, उसका फ्रेम बना के इन्फिनाइट 3D स्पेस में फैला दिए, m1 का फ्रेम बन गया। m1 का फ्रेम का जितना भी लोकेशंस होगा, रियल रियल, इमेजिनरी इमेजिनरी या रियल इमेजिनरी, उसके बीच का डिस्टेंस फिक्स्ड होगा। उसी तरह से m का जितना फ्रेम, m का फ्रेम का जो लोकेशंस होगा, रियल रियल, इमेजिनरी इमेजिनरी, रियल इमेजिनरी, उसके बीच का डिस्टेंस भी फिक्स्ड होगा, दैट विल आल्सो बी फिक्स्ड। बट m1 का कोई लोकेशन ले, रियल इमेजिनरी, और m का कोई लोकेशन ले, तो वो रिजिडली कनेक्टेड है ऐसा जरूरी नहीं है। यानी एक फ्रेम का लोकेशन आपस में रिजिडली कनेक्टेड है, दूसरे फ्रेम का लोकेशन आपस में रिजिडली कनेक्टेड है, लेकिन दो फ्रेम का लोकेशन एक दूसरे से रिजिडली कनेक्टेड नहीं है, दे नीड नॉट बी रिजिडली कनेक्टेड। सो ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया। देखिए, लोकेशंस ऑफ टू डिफरेंट फ्रेम्स नीड नॉट बी रिजिडली कनेक्टेड टू ईच अदर। लोकेशंस ऑफ टू डिफरेंट फ्रेम्स, लोकेशन मतलब क्या, रियल प्लस इमेजिनरी, टू डिफरेंट फ्रेम्स need not be rigidly connected to each other, need not be rigidly connected to क्या, each other। उन्हें एक फ्रेम का जो लोकेशन है एक फैमिली है, दूसरा फ्रेम का जो लोकेशन है वो भी एक फैमिली है। एक फ्रेम का जितना भी लोकेशन है जो एक फैमिली है उसके बीच का डिस्टेंस फिक्स्ड है, वो रिजिडली कनेक्टेड है। दूसरा फ्रेम का जो सेट ऑफ लोकेशन है वो भी एक फैमिली है, उसका आपस में सब रिजिडली कनेक्टेड है, लेकिन दो अलग अलग फ्रेम का लोकेशन आपस में रिजिडली कनेक्टेड हो ऐसा जरूरी नहीं है, यानी उसके बीच का डिस्टेंस फिक्स होना जरूरी नहीं है। मैंने कहने मतलब जैसे m का कोई लोकेशन लिए, इमेजिनरी लोकेशन, m1 का कोई रियल लोकेशन लिए, इसके बीच का डिस्टेंस फिक्स होना जरूरी नहीं है। या मान लीजिए m का कोई रियल लोकेशन लिए, m1 का कोई इमेजिनरी लोकेशन लिए, इसके बीच का डिस्टेंस फिक्स होना जरूरी नहीं है। या m का हम कोई इमेजिनरी लोकेशन लिए और इसका भी एक इमेजिनरी लोकेशन लिए, इसके बीच का डिस्टेंस फिक्स होना जरूरी नहीं है। यानी एक फ्रेम का लोकेशन आपस में रिजिडली कनेक्टेड है, दूसरे फ्रेम का भी लोकेशन आपस में रिजिडली कनेक्टेड है, बट अलग अलग फ्रेम का लोकेशन आपस में रिजिडली कनेक्टेड हो जरूरी नहीं है, यानी वो डिस्टेंस फिक्स होना जरूरी नहीं है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। एक बात और देखिए, एक और पॉइंट समझना है कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ रिजिड बॉडीज है तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेफरेंस फ्रेम्स बनेगा। अच्छा, कोई रिजिड बॉडी है, उसका हम रेफरेंस फ्रेम बनाया और पूरे इन्फिनाइट 3D स्पेस में एवरीवेयर प्रेजेंट है हाइपोथेटिकली। उसी तरह से हम किसी और रिजिड बॉडी का फ्रेम बनाए, वो भी पूरे इन्फिनाइट 3D स्पेस में ऑल परवेडिंग है, एवरीवेयर प्रेजेंट है। तो दो अलग अलग रिजिड बॉडी का जो रेफरेंस फ्रेम है
वो पूरे दोनों जो है फ्रेम पूरे इन्फिनाइट 3D स्पेस को ऑक्यूपाई करता है ना, दे ऑक्यूपाई एंटायर 3D स्पेस। तो इसका मतलब है कि अलग अलग रिजिड बॉडी का जो रेफरेंस फ्रेम है सब इसी कॉमन 3D स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। तो सारा फ्रेम जो होगा एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगा। अलग अलग रिजिड बॉडी का जो रेफरेंस फ्रेम्स होगा दे विल ओवरलैप ईच अदर, है कि सबको इसी कॉमन इन्फिनाइट 3D स्पेस में प्रेजेंट रहना है। तो सब अलग अलग फ्रेम का जो रिजिड बॉडी का जो रेफरेंस फ्रेम होगा दे विल ओवरलैप विथ ईच अदर, ठीक है ना। एक और पॉइंट ये हो गया, देखिए एक और पॉइंट ये हो गया, रेफरेंस फ्रेम्स of any two rigid bodies, reference frames of any two rigid bodies jointly occupy the entire 3D space. entire 3D space। इसका मतलब होगा कि दो रेफरेंस फ्रेम का जो लोकेशंस होगा आपस में ओवरलैप करेगा। लोकेशंस ऑफ टू डिफरेंट फ्रेम्स ओवरलैप ईच अदर। लोकेशंस ऑफ टू डिफरेंट फ्रेम्स ओवरलैप ईच अदर, माने दोनों फ्रेम का जो सेट ऑफ लोकेशंस होगा एक दूसरे से ओवरलैप करेगा। काहे काहे भाई? इसलिए कहा कि सारे फ्रेम को इसी कॉमन 3D स्पेस को ऑक्यूपाई करना है। दे हैव टू ओवरलैप विद ईच अदर, एक दूसरे से ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान देना है, देखिए जैसे कहने की बात यह है मतलब कि जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल इमेजिन कीजिए ग्राउंड फ्रेम है मेरा, ग्राउंड ये अर्थ है। अच्छा, ग्राउंड आप जानते हैं अर्थ, उसका रेडियस 6400 किलोमीटर है, अर्थ का रेडियस स्फीयर है, वो एक रिजिड बॉडी मानते हैं हम लोग। अच्छा, इसका जब अर्थ का रेफरेंस फ्रेम बनाएंगे तो हम क्या मानेंगे कि इसका फ्रेम खाली 6400 किलोमीटर रेडियस का स्फीयर नहीं होकर इट्स रेडियस ऑफ इन्फिनिट रेडियस। यानी इस पर हम लेयर का लेयर चढ़ाते गए, फैलाते गए, इसको इन्फिनिट 3D स्पेस में फैला दिए, ये मेरा ग्राउंड का फ्रेम बन गया। अच्छा, मान लीजिए दूसरा कोई, मान लीजिए कोई और रिजिड बॉडी है, जैसे एक कार है, कार। अब ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट कार मूव कर रहा है ऐसे करके, तो जब कार ऐसे मूव करेगा तो कार के फ्रेम का जितना भी लोकेशन है रियल प्लस इमेजिनरी, वो भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कुछ मूव करेगा, कारण कि कार का फ्रेम का जितना भी लोकेशन है रियल प्लस इमेजिनरी वो कार से रिजिडली कनेक्टेड है। तो जब कार आगे बढ़ेगा तो कार का फ्रेम का जो लोकेशन होगा वो भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मूव करेगा अकॉर्डिंगली। इस बेसिक पॉइंट को समझ लेना है कि जब एक फ्रेम के रेस्पेक्ट में दूसरा रिजिड बॉडी एम मूव किया, एक फ्रेम के रेस्पेक्ट में कोई दूसरा रिजिड बॉडी एम जब मूव करेगा तो उस एम का जो फ्रेम रिजिड बॉडी का एम का जो फ्रेम का जो लोकेशंस होगा वो भी एफ के रेस्पेक्ट में मूव करेगा अकॉर्डिंगली इन सम वे, है ना। ये भी हम समझा दिए आपको। सो ऐसा बोलेंगे, व्हेन रिजिड बॉडी एफ, रिजिड बॉडी एम मूव्स with respect to a given frame F, मीनिंग होगा कि M का जो रेफरेंस फ्रेम होगा उसका जो सेट ऑफ लोकेशंस होगा, इमेजिनरी लोकेशंस, वो भी F के अकॉर्डिंगली, F के रेस्पेक्ट में अकॉर्डिंगली मूव करेगा, ठीक है। The imaginary locations of M also move along with the rigid body M with respect to F। अच्छा, ऐसा कहा है इसलिए कहा कि M का फ्रेम का जो लोकेशन है आपस में रिजिडली कनेक्टेड है। जैसे देखिए ना, दो पॉइंट है रिजिडली कनेक्टेड है, ये दो पॉइंट रिजिडली कनेक्टेड है, देखिए दो पॉइंट रिजिडली कनेक्टेड। अगर ये पॉइंट मूव करेगा इसको भी अकॉर्डिंगली मूव करना पड़ेगा इन सम वे, एक रिजिडली कनेक्टेड डिस्टेंस को कांस्टेंट होना है। तो जब m इसे मूव करेगा, रिजिड बॉडी m f के रेस्पेक्ट में मूव करेगा, तो जो m का जितना भी इमेजिनरी लोकेशंस है वो भी f के रेस्पेक्ट में मूव करेगा अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। क्या रिजिडली कनेक्टेड है m का लोकेशंस आपस में,
उसके बीच का डिस्टेंस फिक्स्ड होना है। तो अगर एम मूव करेगा तो एम का फ्रेम का लोकेशंस भी एफ के रेस्पेक्ट में अकॉर्डिंगली मूव करेगा। हो गया, ये भी तुम समझा दिए। अच्छा, ये आप जान लीजिए कि रेफरेंस फ्रेम को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। डिनोट करते हैं क्लोज्ड कर्व से। रेफरेंस फ्रेम इज डिनोटेड बाय अ क्लोज्ड कर्व, उसको कोई नाम दे देते हैं, जैसे कोई अल्फाबेट एफ या 1 2 3 भी आप कर सकते हैं। ये भी समझा दिए, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान देना है, देखिए वो जो हम लोग अभी जैसे रिजिड बॉडी एम था, उसका हम लोग रेफरेंस फ्रेम बनाया, उसको एक्सटेंड कर दिए इन्फिनिटी तक, लेयर पर लेयर चढ़ा के वेल्डिंग करते गए। तो ये जो एक्सटेंड किए एम को हम इन्फिनिटी तक लेयर पर लेयर, परत पर परत चढ़ा के वेल्डिंग कर करके ये जो एम को एक्सटेंड कर दिए इन्फिनिटी तक, इसको बोलता है हाइपोथेटिकल मासलेस एक्सटेंशन। हाइपोथेटिकल मासलेस एक्सटेंशन कहेंगे। हाइपोथेटिकल मासलेस क्या एक्सटेंशन कहेंगे उसको। हाइपोथेटिकल मीन्स इमेजिनरी, वास्तव में ऐसा थोड़ा है। वैसा होता तो हम लोग कहाँ रहते फिर, और भी तो है बहुत कुछ, खाली वही तो नहीं है। अच्छा, मासलेस का है, चूंकि इमेजिनरी है तो मास नहीं है, मासलेस एक्सटेंशन फैला दिए हैं, विस्तार हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और देखिए कि मान लीजिए P इज सम पॉइंट, P इज सम पॉइंट, सम मटेरियल पॉइंट है, मान लीजिए P इज सम मटेरियल पॉइंट से जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक मटेरियल पॉइंट यहां पर है, हवा में। अब ये एक ही इंस्टेंट पे मटेरियल पॉइंट क्या को रेफरेंस फ्रेम के ओवरलैप लोकेशन से ओवरलैप करेगा? आंसर होगा इनफाइनाइट। कहने का मतलब ये हुआ, मीनिंग ये हुआ, देखिए कोई भी मटेरियल पॉइंट P जो है, P इज एनी मटेरियल पॉइंट, तो कोई भी मटेरियल पॉइंट जो है, मटेरियल पॉइंट simultaneously occupies the overlapping locations of infinitely many frames, of infinitely many क्या फ्रेम्स। तो कोई भी पॉइंट जो है वो एक ही इंस्टेंट पर इट ऑक्यूपाइज द ओवरलैपिंग लोकेशंस ऑफ इन्फिनाइटली मेनी रेफरेंस फ्रेम्स। कारण ये है जो पहले भी हम डिस्कस किए थे कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ फ्रेम्स है, सब इसी कॉमन 3D स्पेस में ऑक्यूपाई एग्जिस्ट करता है। तो अलग अलग फ्रेम का जो लोकेशन एक दूसरे से ओवरलैप कर जाएगा। तो अगर कोई पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पर है, इस वक्त तो ग्राउंड फ्रेम में कोई इमेजिनरी लोकेशन को ऑक्यूपाई कर रहा है, उस तरह से वो इस मोबाइल के स्मार्टफोन के इमेजिनरी लोकेशन को ऑक्यूपाई कर रहा है। वो बहुत सारा जो इन्फिनिटली मेनी रिजिड बॉडीज है उसके फ्रेम को भी एक साथ ऑक्यूपाई कर रहा है। ये भी आपको हम समझा दिए। तो कोई पॉइंट P एक ही इंस्टेंट में ऑक्यूपाइज द ओवरलैपिंग लोकेशंस ऑफ इन्फिनिटली मेनी फ्रेम्स, ठीक है, फाइन। एक बात और याद रखना है, देखिए वन मोर पॉइंट टू बी नोटेड डाउन, वो ये है कि जैसे हम कहना चाह रहे हैं इन्फिनिटली मेनी लोकेशंस को ऑक्यूपाई करता है। हाँ, देखिए जैसे मान लीजिए कोई फॉर एग्जांपल मान लीजिए ना, यहाँ कोई कीड़ा है, कीड़ा इंसेक्ट, जिसको हम पार्टिकल जैसा ट्रीट कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर बोर्ड पर है, ये ग्राउंड का ही लोकेशन है, वो बोर्ड तो ग्राउंड ही एक तरह से कहिएगा, है ना। दीवार पर बोर्ड अटैच, दीवार ग्राउंड से है, तो बोर्ड ग्राउंड का ही फ्रेम है, ग्राउंड में फिक्स्ड है, मतलब ठीक है ना। तो यहाँ मान लीजिए वो कीड़ा है, वो है कीड़ा, तो कीड़ा जो है सो ग्राउंड फ्रेम में कोई ना कोई लोकेशन को ऑक्यूपाई कर रहा है, बट कीड़ा वो लोकेशन नहीं है, लोकेशन से वो डिस्टिंक्ट है। जैसे कोई आदमी कमरा में रहता है, तो आदमी वो कमरा नहीं है, आदमी कमरा को ऑक्यूपाई करने वाला है, आदमी कमरा नहीं है, इट इज द वन हु ऑक्यूपाइज दैट रूम, वो पर्सन है। उस तरह से ये जो पार्टिकल है वो
लोकेशन नहीं है फ्रेम का, वो कोई फ्रेम के लोकेशन को ऑक्यूपाई करने वाला है, इस बात को समझ लेना है। तो ये जो पॉइंट P मेरा है, सम पॉइंट P किसी न किसी फ्रेम के लोकेशन को, जैसे मान लीजिए पॉइंट P यहां पर है, तो इन्फिनिटली मेनी फ्रेम्स के ओवरलैपिंग लोकेशन को एक साथ ऑक्यूपाई करेगा। P जो है इन्फिनिटली मेनी फ्रेम्स के ओवरलैपिंग लोकेशन को एक साथ ऑक्यूपाई करेगा। तो P जो है उस लोकेशन से डिस्टिंक्ट है, वो जिस लोकेशन को ऑक्यूपाई कर रहा है उससे डिस्टिंक्ट है, वो लोकेशन नहीं है। तो पॉइंट P जो है इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ओवरलैपिंग लोकेशंस, is distinct from the overlapping locations of infinitely many frames which it occupies at a given instant. At a given instant. All right. तो यहां जाके आपको हम फ्रेम को पूरा समझा दिए हैं, फ्रेम का सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सप्लेन्ड है सब, है ना। इसको अच्छा से आप लोग आई होप समझ में आ गया। आप लोग को दिक्कत है इसको बार बार पढ़िए, समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई बड़ा भारी कंसेप्ट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके में रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा, गारंटीड आपको हम बोल देते हैं, इट इज नॉट गोइंग टू बी क्लियर, समझे ना। तो ये डेफिनेटली आपको जान लेना है, ठीक है। इसे समझ लीजिएगा हर तरह से, तो बहुत फायदे में रहिएगा। रिलेटिव वेलोसिटी का स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट, आपका बैकग्राउंड बेसिस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये आपका 7वां वीडियो था, हम रेफरेंस फ्रेम का पूरा डेफिनेशन डिटेल में समझा दिए हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा इससे कंटिन्यूएशन में हम बताएंगे आप लोग को, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे काहे वेक्टर का टाइम डेरिवेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब इसमें क्लोज कर दीजिए, फाइन।